नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरपत कुमार शशिकंडा यूपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डेट है 7 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू के द्वारा हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बिहार में विधानसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया गया है। बिहार में विधानसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। और विधानसभा इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, कोई भी हो, इसका जो अनाउंसमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका डेट अनाउंस की जाती है कि इस डेट को ये इलेक्शन करवाए जाएंगे और इस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उस दिन से उस राज्य या फिर पूरे देश में, अगर लोकसभा है तो पूरे देश में, और अगर विधानसभा है उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या लागू हो जाएगी? एमसीसी लागू हो जाएगी। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट या फिर देश में कोई लाभकारी योजना या फिर नई इनिशिएटिव की घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जिस दिन डेट अनाउंस होगी उस दिन से आप नई घोषणा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको बोलते हैं को आदर्श आचार संहिता। ओके। और बिहार में इलेक्शन हो रहा है, वो पहला फेज है इसका 6 नवंबर को होगा और दूसरा फेज होगा वो 11 नवंबर होगा और इसका रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके साथ ही आज हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है कि कलकत्ता में जो हुआ था 1886 का अधिनियम, सॉरी अधिवेशन, उसमें गाया गया था। बी ऑप्शन है कि बॉम्बे में जो हुआ था 1885 का अधिवेशन, उसमें गाया गया था। या फिर सी कलकत्ता में 1896 में गाया गया था। और डी ऑप्शन है आपका लाहौर में 1909 में ये पहली बार गाया गया था। एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को मान्यता देते हुए इसके 150 साल कंप्लीट हुए। इसके 150 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में क्या किया है? विभिन्न समारोह आयोजित करने को मंजूरी दी है। क्योंकि ये जो वंदे मातरम है, ये पहली बार हमारे सामने कब आया था? 1875 में हमारे सामने आया। जो इसके रचयिता थे, इसको जो तैयार किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उन्होंने पहली बार सामने लाया था उसमें। और जब प्रकाशन इसका जो पहली बार हुआ था, वो हुआ था आपका 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ जो सन्यासी विद्रोह हुआ था 18 सेंचुरी में, उसमें जो आनंद मठ उस सन्यासी विद्रोह पे आधारित जो कथा थी उससे रिलेटेड था। उसमें ही उन्होंने जिक्र किया था किसका? वंदे मातरम गीत का। ओके। और ये संस्कृत में रचा गया था और इसको बंगाली लिपि में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला था। किसका मिला था? सॉरी, राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। और इसी दिन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था और जन गण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला था, यानी कि नेशनल एंथम का दर्जा मिला था। ओके। ये गीत भारत माता को एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में प्रेजेंट करता है। ओके। शक्ति, करुणा, स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है ये गीत है जो वंदे मातरम है। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था 1896, यानी कि 1896 में, उस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था वंदे मातरम की अधिवेशन में। ये ध्यान रखना है। और आपको भी पता है राष्ट्रीय गान जो हमारा है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर।
तो आपको ये पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, वो किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है कि ये जो सन्यासी विद्रोह पे आधारित जो उपन्यास था आनंद मठ, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो आंदोलन हुआ था ये 1763 में हुआ था, वहां से शुरू हुआ था और ये एक लंबा आंदोलन था। कब तक चला था? ये लगभग 1800 तक चला था। एक्चुअली में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों को बंगाल है, बिहार है, वहाँ की दीवानी राइट्स मिले थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी शोषणकारी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया वहाँ पे। यानी बहुत शोषण होने लगा किसानों का। तो किसानों ने उसके विरोध में ये विद्रोह किया था, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का पार्टिसिपेशन था। इसलिए इस आंदोलन को फकीर आंदोलन या फिर फकीर विद्रोह भी बोला जाता है इसको। ठीक है। और इसके जो मुख्य लीडर थे, जो नेतृत्व करता थे, नेता थे, वो बजनू शाह, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे एक 2021 में ही क्वेश्चन आया था, जो जो आज़ाद हिंद फौज थी, उनके 3 नामों को दिया गया था और बोला था कि ये किससे लिंक करते हैं। तो आपके वहाँ पे बोल बताना था कि सोन सिंह वगैरह का नाम था वहाँ पे, तो वो किससे रिलेटेड थे। तो ऐसे इन जो नेता हो इनके बारे में नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास कोकण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह 2004 में एक द्विपक्षीय भागीदारी के रूप में शुरू हुआ था, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और यह एक जटिल बहुआयामी समुद्री अभ्यास के रूप में विकसित हो चुका है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। ये कौन है? भारत और यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत होते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ऑप्शन है वो बी राइट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल ही। 2004 में ये अभ्यास शुरू किया गया था। आपको भी पता 2024 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई अभ्यास, सैनिक अभ्यास वगैरह इंपॉर्टेंट हो, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेना है। सबसे पहले तो जानना है कौन से देशों के बीच में, आर्मी, वायुसेना या नौसेना के बीच में है, ये ध्यान रखना। और कहाँ आयोजित हो रहा है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखो अभी ये जो आयोजित हुआ है कोंकण 2025, ये आयोजित हुआ भारत के पश्चिमी तट पे। ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत के दक्षिणी तट पे आयोजित हुआ है। और ये 2004 में पहली बार हुआ था। ये हर साल होने वाला अभ्यास, एक्सरसाइज है। ओके। अच्छा, इसके साथ में ही भारत और ब्रिटेन के बीच में और भी नेवल एक्सरसाइज या फिर जो एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एटलीस्ट नाम याद रखना है, कोबरा वॉरियर या फिर अभ्यास इंद्रधनुष, ये वायुसेना के साथ में होता है। अजय वॉरियर्स भारतीय सेना के साथ में होता है, इंडियन आर्मी के साथ में होता है ये। तो इसका ध्यान रखना। ये भी है, हल्का हल्का नाम याद रखना, कोबरा वॉरियर्स है, अभ्यास इंद्रधनुष है, अजय वॉरियर है, ये भी भारत और यूके के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम धन धान्य कृषि योजना इस पर किस पर केंद्रित है? योजनाओं के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, आप देखोगे तो। इस साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम सूर्य घर योजना भी पूछा गया था। लास्ट ईयर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे योजनाओं पे। तो योजना हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि ये सरकार की एक नीतिगत पहले होती है, जो वंचितों, गरीबों के लिए या फिर जो कमज़ोर सेक्टर है उनको इस आ, उनमें सुधार करने के लिए योजना लाई जाती है, और ये इम्पोर्टेंट नीतियाँ होती है सरकार की। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना। क्या है इस बारे में? का ए ऑप्शन है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करना, डीबीटी करना। इसका बी ऑप्शन है, कम उत्पादकता, सीमित ऋण पहुंच वाले आकांक्षी जिलों में कृषि बुनियादी ढांचे का विकास करना।
पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन है इसका, राष्ट्रीय स्तर पर फसल बीमा योजनाओं को लागू करना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आकांक्षी जिला था, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जिले थे, जो सामाजिक पैमाने थे उस पे पिछड़े हुए जिले थे, तो नीति आयोग ने पहल की थी आकांक्षी जिला। तो उसी पे बेस्ड, मतलब उसी से प्रेरित होके ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक पहल की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें कृषि की उत्पादकता बहुत कम है, मेजर क्रॉप्स जैसे गेहूं चावल वगैरह ऐसी जो फसल रहती है उसमें उत्पादकता बहुत कम रहती है। या दूसरा है कि जमीन तो है लेकिन बहुत कम जगह पे खेती की जा रही है। तो इस टाइप के जिले, या फिर वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको जो संस्थागत ऋण मिलता है, यानी कि लोन जो मिलता है, उन तक पहुँच बहुत कम है, एवरेज से भी बहुत कम है। तो ऐसे जो पूरे भारत के 29 राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए ऐसे, जिसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। कौन से? इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट है, यानी कम उत्पादकता, सीमित ऋण पहुंच वाले आकांक्षी जिले। तो इसमें एक और है कि जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो बहुत कम है, यानी कि इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस पहल का लाया गया है। इसमें 100 आकांक्षी जिलों का सेलेक्ट किया जाएगा जो इन पैमानों पे कमजोर है, फिर इन पे काम किया जाएगा और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो वो ये 100 जिलों का सेलेक्ट किया जाएगा। ये मध्यम फसल सघनता, यानी कि क्षेत्रफल कम है एग्रीकल्चर का, उसको बढ़ावा देना है। हाँ, एक बात और है, इसमें कोई अलग से योजना, मतलब अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कहेगा, जो बहुत सारी योजनाएं चल रही है उसी को ही एक अम्ब्रेला बना के उन जिलों में विशेष रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साल का लगभग 24,000 करोड़ जो है खर्च करने का प्लान है। और वो अलग से कोई योजना नहीं होगी, जो योजना चल रही है उनको ही वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अच्छे से। तो ये किया जाएगा, अनुमानित रूप से ये 24,000 करोड़ रुपए का कार्य किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य रहेगा वो है, अगर कृषि उत्पादकता कम है तो उसको बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण लाना, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको अपनाना, पंचायत एवं ब्लॉक लेवल पे भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देना। क्योंकि आपको भी पता है कि फसल कटाई के बाद जब ली जाती है तो उसके बाद लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करने के लिए भंडारण की सुविधा, कोल्ड स्टोरेज नहीं रहते। इस तरह की अवसंरचना को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, दीर्घकालीन अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करना। तो जो कमियां थी उनको एड्रेस करना ही इस योजना का उद्देश्य रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के मैप बेस्ड क्वेश्चन में फेवरेट क्वेश्चन भी रहते हैं, पासेज रहते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। कभी कभार आपको बोला जाता है कि इनको साउथ से नॉर्थ में आप अरेंज करो, या फिर कभी बार आपको ईस्ट से वेस्ट बोला जाता है, अरेंज करो इसको। कभी बोला जाता है कि आपको इनको राज्य के हिसाब से डिवाइड करो कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि कभी कोई 2 दर्रे दिए जा रहे वो किस पर्टिकुलर, सॉरी एक दर्रा दिया गया वो पर्टिकुलर किस जगह को जोड़ता है, ठीक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन देके आपको मिलान करवाया जा सकता है। तो दर्रे अच्छे से देखना है आपको। तो पहला दे रखा है, दर्रे दे रखे हैं आपको यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखे हैं उससे संबंधित राज्य। तो पहला है जोजिला, अरुणाचल प्रदेश में है। देखते हैं, शिपकिला है, हिमाचल प्रदेश में है। मिंगला है, उत्तराखंड में है। जेलेप्लो है, सिक्किम में है। तो देखते हैं कौन कौन से सही है। तो जोजिला, जोजिला आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और ये है आपका लेह को कनेक्ट करता है आपका श्रीनगर से। कहाँ से कनेक्ट करता है? श्रीनगर से। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है शिपकिला, ये सही है, ये हिमाचल प्रदेश में ही है, और इसके पास से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये ध्यान रखना है। मिंगला, ये मिंगला अभी न्यूज़ में है। एक्चुअली में बीआरओ यानी बॉर्डर, जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक हाई एल्टीट्यूड, मतलब विश्व का सबसे उच्चतम क्षेत्र है, वहाँ पे व्हीकल चलने लायक एक सड़क का निर्माण किया है। उस वजह से ये मिंगला लद्दाख में है और ये अभी न्यूज़ में है। जेलेप्लो है,
बिल्कुल ये सिक्किम में है, ये भी राइट है। आपको कमेंट में बताना है कि सिक्किम का एक और दर्रा है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 4, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखते हैं इसका आंसर। पीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक, यानी कि लद्दाख क्षेत्र है उसमें कनेक्टिविटी को बेटर करना, मतलब सड़क के थ्रू कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए प्रोजेक्ट हिमांक लाया था। उसके थ्रू ही मिंगला में ये मोटर चाल सक्षम सड़क बनाई गई है। इस जो ऊंचाई है वो कितनी है? 19,400 फीट हाइट पे ये सड़क का निर्माण किया गया है। ये ये जो दर्रा है ये लद्दाख के सांगथांग पठार में स्थित है। सांगथांग पठार आपको पता होगा, एक हेनले वेधशाला बनाई गई थी, वो इसी पठार पे मौजूद थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, याद रखना है इसको। ये हमने देख लिया, जोजिला शिप किला जेलोप्लो कहाँ का स्थित है और ये किस किस चीज़ को जोड़ता है। जेलोप्लो ध्यान रखना भारत और तिब्बत को जोड़ता है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनोबायोलॉजी। जेनोबायोलॉजी को सबसे अच्छे रूप में किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? हमारा ये ऑप्शन है विदेशी सभ्यताओं और उनकी भाषाओं का अध्ययन करना। दूसरा है कि खगोल जीव विज्ञान की एक शाखा जो बाह्य अंतरिक्ष संचार पर केंद्रित है। तीसरा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों से मूल रूप से भिन्न जैविक प्रणालियों पर आधारित जीवन का अध्ययन करना। या फिर डी ऑप्शन है कृषि के लिए पौधों के आनुवांशिक संशोधन से संबंधित एक क्षेत्र है। आनुवांशिक संशोधन आपको भी पता है, जीनोम एडिटिंग वाली जो होती है, जीएम फसलें रहती है वगैरह, तो उससे रिलेटेड अध्ययन करना क्षेत्र है। एक्चुअली में जीनोबायोलॉजी, अगर इसको वर्ड को आप तोड़ोगे तो एक शब्द आपको मिलेगा जीनो और दूसरा शब्द आपको कौन सा मिलेगा? बायोलॉजी। जीनो यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है एलियन। एलियन यानी जो धरती से संबंधित नहीं है, किसी बाहरी दुनिया से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत क्या है? जेनोबायोलॉजी एक वर्ड है तो ये दिखाता है कि जैसे धरती पे अपन देखेंगे तो अपन हुए या कोई पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हुए, उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो भी बना हुआ है बॉडी, वो कैसा है? डीएनए, आरएनए, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह एक सिस्टम है। हर किसी जीव का यही सिस्टम। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक एक एक नया फील्ड है जेनोबायोलॉजी। इसमें क्या रहेगा कि जो ये पारंपरिक जो अपने पृथ्वी पे मौजूद जीव है, उनका जो जीवन का जो सिस्टम है, उससे इतर, मतलब जो अलग कोई सिस्टम है जिस पे जीव जीवित रह सकते हैं। मतलब ये आरएनए, डीएनए, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो अमीनो एसिड वगैरह रहता है, इससे भी ये जो जीवन संचालित हो रहा है, इससे अलग कोई जीवन पॉसिबल है? इस सिस्टम से अलग कोई जीवन पॉसिबल है? तो उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ये अपना राइट होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेनोबायोलॉजी नामक अनुसंधान के एक उभरते हुए क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है, विज्ञान की एक नई और तेजी से बढ़ती शाखा का अध्ययन करती है कि पृथ्वी पर मौजूद जैविक प्रणालियां, अभी जो मौजूद है जैविक प्रणालियों से भिन्न जैविक प्रणालियों का उपयोग करके जीव कैसे अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, तो इससे कुछ अ, जो हाल पृथ्वी पे मौजूद है, जो जीवन प्रणालियां है, उसको सुधारने में भी मदद हो सकती है। ठीक है, ये विदेशी जीवन से इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है विदेशी जीवन होता है। ओके, तो आज के लिए हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन के थ्रू हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए और ऐसे ही आगे भी रेगुलर हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।